हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। थ्योरी क्लास के अंतर्गत ये हमारी चौथी क्लास है। वैसे एक बात याद रखिएगा आप लोग कि पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने इतिहास के विभाजन को, इतिहास के स्रोत को, इतिहास के समझने के लिए जो सोर्सेज होते हैं उन सब पर डिटेल से चर्चा की थी। इस सेशन में चर्चा जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के इससे पूर्व जो है 2 क्लासेज हो चुकी है। पहली क्लास में हमने इंडस वैली के उत्पत्ति, उसके काल निर्धारण यानी कि टाइम पीरियड हुआ, नामकरण यानी किन किन नामों से जाना जाता है, और उसके एक्सपेंशन पर जो है डिटेल से बात की थी कि उसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, आकृति, इन सभी पे जो है बात की थी। दूसरी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्लास हुई थी उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेजर फीचर्स हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल हुआ, रिलीजियस हुआ, पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिकल हुआ, या जो भी ईटीसी, इन सब पे चर्चा की थी। और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के पीछे क्या वजह थी उन पर भी जो है हमने चर्चा की थी। तो वो 2 क्लासेस हो गई। अब आज के सेशन में जो हमारी चर्चा है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया भी था कि आज हम पीपीटी के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट वो क्या बोलते हैं प्लेसेस हैं, यानी कि जितने भी मेजर प्लेसेस हैं और वहां से जो एविडेंस मिले हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों से हमें अलग अलग एविडेंस मिले हैं, तो उन सभी पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा शहर जो है, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, तो इस सभ्यता में कुछ खास जो विशेषताएं रही, उसी से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब चलिए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। तो इसमें जो हमारी चर्चा है आपकी मेनली ये देखिए, एक मैंने जो उसका एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन मुख्यतः इन क्षेत्रों में था। ये जो क्षेत्र दिखाए गए हैं जिनके साथ उनके व्यापार होते थे, जैसा कि मैंने बताया भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार था वो किस रास्ते से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान और इनसे होते हुए जो है इधर तक होता था। ये सभी जो इलाका था यहाँ तक जो है हमें इनका व्यापार, जैसे मिस्र के साथ भी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, बाकी ईरान वगैरह इन सब क्षेत्रों से भी होता था। तो यहाँ पर जो है हमने ये पूरा जो है दिखाया था, जहाँ पर इनके जल मार्गों के माध्यम से, देखो ये एक शहरी सभ्यता थी, यहां पर मुख्य जो था वो क्या था, व्यवसाय। अगर हम बात करें तो बिजनेस ही तो था, क्योंकि कृषि कहां पर होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे तो वहां कृषि और पशुपालन जो है प्राइमरी होगा, लेकिन जब एक अर्बन सिविलाइजेशन होगा तो वहां क्या, बिजनेस पर जो है ज्यादा फोकस होगा। तो यहाँ जो है व्यापार इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते थे, और उस समय व्यापार का जो मुख्य साधन था वो था जल मार्ग, यानी सी रूट से होते थे, क्योंकि बैलगाड़ी के माध्यमों से आप कितना जो है व्यापार कर पाएंगे। तो ये सभी जो है दिखाए गए हैं, उसके सिमिलर जो कुछ सिविलाइजेशन थी उन सभी को इस मैप में दिखाया गया है। और ये जो मेन एरिया है जहां पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एक्सपेंशन नजर आएगा, तो यहां थोड़ा सा हम एक नजर जो है डाल लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आखिर इसे इस नाम से ही क्यों जानते हैं? इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उसके इर्द गिर्द बसे होने के कारण इस सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो सर्वप्रथम इस सभ्यता के अंतर्गत जिस स्थल की खोज की गई थी वो 1921 में हड़प्पा की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो फिर इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। और कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसके पीछे जो कहानी है वो ये कि यहाँ के लोग कांसे से परिचित थे, और उसकी जो सिमिलर यानी कि इसी के समक्ष जो और भी सभ्यताएं थी, जिसमें मेसोपोटामिया में भी कांसे वगैरह का प्रयोग होता है, तो ये वजह थी कि इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते थे। तो ये मेन जो उसका था सेंटर, वो देखिए ये वाला आपको मिलेगा, जहां आप देखेंगे कौन कौन सी नदियां आपको मिल जाएगी, इंडस और उसकी सहायक, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। तो ये आपको जो है पूरा क्षेत्र मिलेगा जहां पर इसका विस्तार नजर आता है। ये है घग्गर हकरा का
क्षेत्र है। क्या है? घग्घर हकरा का क्षेत्र, जिसे कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो है मेन पॉइंट था। मुख्य केंद्र कौन सा था? घग्घर हकरा वाला क्षेत्र था, जो इस सभ्यता का मेन जो है सेंटर माना जाता है। इस बात को, जो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत था वो, और घग्घर और हकरा वाला जो क्षेत्र था, जो कह सकते हैं संकेंद्रण कहते हैं, वो जो है माना जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र, इसी में अगर आप देखें स्थलों की बात करें तो मैं दूसरे कलर से थोड़ा करती हूं ताकि आपको दिखाई दे। मेन की अगर मैं बात करूं, ये देखो पंजाब वाला प्रांत है, और इधर आपको मिलेगा जो है पंजाब प्रांत, और इधर पाकिस्तान वाला प्रांत। तो ये सभी इंडस, देखिए ये है इंडस मुख्य सहायक नदी, ये और इसी की ये सभी जो है पांचों ट्रिब्यूटरी हैं, तो इसी के आसपास। तो मुख्य स्थानों की बात करें तो ये देखिएगा, रेड से जो मैं कर रही हूं होगा राखी गढ़ी, ये क्या है? हरियाणा में। बनावली राजस्थान में। रोपण पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। तो ये जो है आपको मिल जाएगी मुख्य। यहां पर आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला। पाकिस्तान में दो मुख्य माने जाते हैं, एक तो हड़प्पा, और तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। वैसे ही आप गुजरात की तरफ आएंगे तो यहां भी धौलावीरा, जहां से सबसे बड़ा जो है जलाशय का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त सुरकोटदा, जहां से अस्थि, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर, जहां से प्लेन ईंट यानी कि कच्चे ईंट के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, जहां से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिलता है। राजौड़ी, ये हो गया। भगवत राव, ये सभी जो है क्षेत्र हो गया। तो मेन पे मैं सब पे नहीं, दशालपुर, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी गुजरात के अंतर्गत आने वाले जो है। चनहुदड़ो, ये देखिए चनहुदड़ो यहां मिल जाएगा। कोटदी जी, ये मिल जाएगा। तो ये सभी जो है प्रमुख जो है क्या है? ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार। और इसका लेकिन विस्तार जो है और भी इधर तक है, यानी कि हम पाकिस्तान में आलमगीर तक, पाकिस्तान सॉरी मैं बोल दी, उत्तर प्रदेश में आलमगीर तक जो है आपको मिलेगा। यही जो है इसका नॉर्दर्न मोस्ट जो पूछा जाता है आपसे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि उत्तरतम जो कहा जाए तो वो जो है आपका मिलेगा सोरतुघई, जो कि पाकिस्तान में। ये इसका अंतिम विस्तार माना जाता है। अफगानिस्तान में मुख्यतः जो है दो ही क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य सोरतुघई माना जाता है, जो इसका उत्तरतम जो है विस्तार माना जाता है, तो वही है सोरतुघई। तो ये सभी याद रखिएगा। बाकी आप इधर जाएंगे तो हिमालयन रीजन में, इधर आपको जम्मू कश्मीर में मांडा जो है वो उसका उत्तरी विस्तार। ठीक वैसे ही अगर हम दक्षिण भारत की तरह जाएंगे तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, और इन्हीं रास्तों से होते हुए जो है इसका व्यापार जो है होता था। तो ये जो है एक मैप पर दिया गया है कि कहां कहां तक जो है इसका ये वाला एरिया विस्तार है, और ये जो है व्यापार के रास्ते को दिखाया गया है कि कैसे कैसे अरेबियन सी से होते हुए जो है व्यापार किया जाता है था मेसोपोटामिया और मिस्र वगैरह तक। तो इसे जो है मैप के माध्यम से यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरा, यहां पर कुछ जो है उस समय की मूर्तियों को दिखाया गया है जो मिले हुए हैं। ये है उस समय की नग्न नृत्यांगना या कांस्य नर्तकी के नाम से जो जाना जाता था। किस नाम से इसे जाना जाता था? इसे हम क्या कहते हैं? नग्न नृत्यांगना या कांस्य नर्तकी। ये याद रखिएगा। ये जो है दाढ़ी वाला और कौन डिजाइनदार सॉल ओढ़े बाबा जो मिले हैं, तो ये डिजाइनदार सॉल या फिर दाढ़ी, तो यानी कि उस समय के लोग दाढ़ी बियर्ड, जिस तरह आजकल के लड़कों को देखिएगा कि बड़े बियर्ड रखने के शौकीन होते हैं, तो अलग अलग तरह से डिजाइन। आप देखिए कि उस समय काल में कितने अच्छे तरह से बियर्ड को, यानी कि कह सकते हैं कि केश सज्जा पर जो है पुरुष भी जो है ध्यान देते थे। तो बियर्ड वाले बाबा डिजाइनदार सॉल के, कि कहीं ना कहीं वहां के लोग जो है डिजाइनदार जो है वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये है यूनिकॉर्न, जो कि मुहरों में सर्वाधिक आपको मिलती है। यही है तीन से एक श्रृंगी वाले, तो ये यूनिकॉर्न का है। तो ये मिल जाएगा यूनिकॉर्न की मूर्ति। वैसे ही अन्य भी कई मूर्तियां आपको वहां से जो मिली हैं, तो ये मातृ देवी की मूर्ति हुई, या अलग अलग मूर्तियां जो हैं उस समय काल को दिखाती हैं। तो ये याद रखिएगा। अब हमें यहाँ के कुछ मेजर प्लेसेस को याद करना है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं।
तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो प्लेसेस हैं वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि सोरतुगाई वर्तमान में कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में है। ठीक वैसे ही पूछ लिया जाए सुरकोटदा वर्तमान में कहां है, तो गुजरात में है। तो यहां पर कुछ प्लेसेस के नाम जो है मैंने लिखे हैं, जिससे क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन से प्लेसेस जो है कहां पे हैं, और फिर हम यहां से जो एविडेंस इन प्लेसेस से मिले हैं उनकी चर्चा जो है कर लेंगे। तो पाकिस्तान सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार की बात करूं तो वर्तमान के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में जो है ये सभ्यता फैली हुई थी, जिसमें सर्वाधिक स्थलों की खोज भारत से, उसके बाद पाकिस्तान से हुई है। अफगानिस्तान से बहुत ही कम जो है स्थल मिले हैं, जिसमें 2 के नाम जो है प्रमुख होते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो है सोरतुगाई का होता है, जो कि इस सभ्यता का उत्तरतम बिंदु जो कहलाता है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल, जैसे कि हड़प्पा, सर्वप्रथम इसी की खोज हुई थी सर्वप्रथम, और कब, 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी ने उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, उसके जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक थे, कौन थे, सर जॉन मार्शल। इनके संरक्षण में जो है इस स्थल की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो, जो कि दूसरा स्थल खोजा गया था 1922 में, किसके द्वारा, रखाल दास बैनर्जी द्वारा। तो ऐसे ही कुछ स्थलों के बारे में पूछ भी लिया जाता है कि किसके द्वारा जो है, तो इसमें मुख्य के बारे में ही पूछा जाता है कि किस स्थल की खोज जो है किसके द्वारा की गई है। ये बात याद रखिएगा, कभी कभी हमसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस स्थल की खोज जो है किनके द्वारा की गई है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे ही चनहुदड़ो हो गया, कोटदीजी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत फेमस है, यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो मेहरगढ़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ से आपसे पूछा जाएगा कि एक तो आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ जो है यहां पर कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है हमें, कृषि और पशुपालन का जो है प्राचीनतम जो साक्ष्य है हमें यहीं से मिला है, इस बात को याद रखिएगा। और भी कई साक्ष्य मेहरगढ़ से, जैसे गेहूं चौ वगैरह के भी मिले। सुतका गेंडोर होगा, जो कि क्या है, इस सभ्यता का पश्चिमी विस्तार माना जाता है, पश्चिमी विस्तार, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, कौन सा प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, वहां पर है आमरी। आमरी से जो है हिरण की हड्डियों का साक्ष्य मिला है, हड्डियों के आभूषण वगैरह के साक्ष्य जो हैं पाकिस्तान के आमरी से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है मेन आपको याद रखें। चनहुदड़ो हुआ, यहाँ से जो है मनके बनाने के कारखाने वगैरह के भी जो है साक्ष्य जो है हमें मिलते हैं। किसके मिलते हैं, चनहुदड़ो से हमें जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि मनके बनाने के जो है, या फिर कह सकते हैं कि अलंकृत जो है डिजाइनदार जो है हाथी वाती के जो है साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य बनाने। यहाँ से हम कह सकते हैं चनहुदड़ो से ही जो है हमें श्रृंगार यहाँ के लोग करते थे, तो श्रृंगार में लिपस्टिक, मनके बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी, ये सभी साक्ष्य जो है हमें कहां से मिलते हैं, ये सभी जो है हमें साक्ष्य जो है यहीं से मिले हैं। इसके अलावा हाथी दांत कंघा, ये सभी जो है हमें चनहुदड़ो से जो है प्राप्त हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं 4 पहियों वाली गाड़ी भी जो है ये सभी जो है यहीं से मिले हैं। और वक्राकार ईंट भी, वक्राकार ईंट, अलग अलग तरह के ईंट होते थे, तो वक्राकार ईंट जो है
क्योंकि ईंटों से घर, पक्के ईंटों से भी घर आपको मिले हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये। और 4 पहिए वाली गाड़ी, इन सभी के जो है साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? यहीं से प्राप्त हुए हैं। बाकी आगे जो है वहां पर लिखा भी हुआ है कहाँ से जो है कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर भी जो है हम एक बार देख लेंगे। चनहुद्रों की खोज अगर कहें तो अनरेस्ट मैक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होगा। जैसे सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान, तो चनहुद्रो जो है सिंध प्रांत में है। किसमें? सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। और अर्नेस्ट मैके द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक अफगानिस्तान के जो 2 क्षेत्रों की बात कर रही हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण सोर्तुगई और मुंडीगाक ये है। तो सोर्तुगई जो है वो उत्तरतम बिंदु है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। गुजरात में आपको रंगपुर, सुरकोटदा, लोथल और धौलाईरा, ये चारों ही जो है फेमस है। सुरकोटदा अस्थियों के लिए, किसकी हस्तियों के लिए फेमस है? तो सुरकोटदा जो है आपको मिला है वो अस्थियों में अगर मैं बात करूं तो घोड़े की अस्थियों के लिए, लोथल डॉकयार्ड के लिए, धौलावीरा जो है विशाल जलाशय के लिए। यहां पर नगर जो है 3 भागों में विभाजित है इसके लिए, और यहां से साइन बोर्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर भी जो है फेमस है। अगर हम बात करें तो रंगपुर भी जो है वो फेमस है। वैसे ही महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद जो है इसका दक्षिणी विस्तार था। क्या था? दक्षिणी विस्तार, जो कि परवरा नदी के किनारे है, और अहमदनगर, इस बात को याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में दमदमा, आलमगीरपुर, महादहा, लहुरादेव, कुलडीहवा, अतरंजी खेड़ा, सराय नाहर, जिसमें से आलमगीरपुर की बात करें तो ये पूर्वी विस्तार है। क्या है? पूर्वी विस्तार। और ये जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और नदी की बात करें तो हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक है, वहां पर जो है देखने। वहीं लहुरादेव से, लहुरादेव सबसे नवीनतम खोजों में से एक माना जाता है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य आपको मिलता है। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य पूछा जाए, कृषि का साक्ष्य यहां से मिलेगा। अब लौह युग में बात की जाए, जब की जाती है, यानी तो माना जाता है, जब हम आगे की बात करेंगे तब की मैं कह रही हूं, तो अतरंजी खेड़ा से जो है लोहे बनाने के जो है कारखाने के रूप में कह सकते हैं, उद्योग के रूप में उस समय का जो भी छोटा बड़ा था, वहां कोल्डिहवा से जो है, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के पास है, वहां से चावल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सभी स्थलों से, वहीं सराय नाहर, दमदमा, महादवा वगैरह से अगर बात की जाए तो यहाँ से हड्डियों की, यानी कि इससे पूर्व की बात की जाए तो उस समय काल में यहाँ से हड्डियों के औजार और गहने के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अगला है मध्य प्रदेश का नौदा टोली और महादहा, ये दोनों ही फेमस है। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली दोनों फेमस है। राजस्थान में कालीबंगा, बलाथर और बागोर। बागोर से और आदमगढ़ से अगर मैं बात करूं तो पशुपालन के साक्ष्य आपको मिलते हैं। बागोर और आदमगढ़, इन दोनों से जो है किसके? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। जब मनुष्य पशुओं से परिचित यानी पालने लगा था पालतू, सर्वप्रथम उसने कुत्ते को पालतू बनाया था, लेकिन यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य जो है अपने समय काल में प्राप्त होते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बुरहोम, गुफकराल, मांडा। मांडा क्या है? उत्तरी विस्तार माना जाता है, जो कि वर्तमान में चिनाब नदी के, जम्मू में जो चिनाब नदी है वहां पर स्थित। वहीं पंजाब में रोपड़, संघोल, दधेरी और दाओजली हेडिंग जो है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्थल है दाओजली हेडिंग। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ से जो है क्या मिले हैं, ये सभी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से वो जो है कौन से स्थान जो है उनकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो वहीं रंगपुर की SR राव द्वारा की गई है, पर मेन ही पूछा जाता है रंगपुर और लोथल दोनों की ही खोज जो है उन्होंने ही की थी। वैसे ही कालीबंगा काली चूड़ियों के रूप में जाना जाता है, इसका अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियां। राखीगढ़ी भी काफी फेमस है, बनावली भी। बुरहोम और गुफकराल से गर्तावास। गर्तावास क्या होता है? यानी कि जमीन भूमिगत, क्या अंडरग्राउंड जो कहा जाता है, जैसे कि लोग जब अपने मकान बनाते हैं तो अंडरग्राउंड जो है
वाहनों को लगाने के लिए बना लिया जाता है या कुछ बना लिया। तो वैसे ही प्राचीन समय काल में आपको गर्तावास, गर्त में जो है चूल्हे, अगर देखेंगे कि जो लोग इधर उधर जीवन यापन करते हैं, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने साथ सारा सामान, तो वो अक्सर देखिएगा कि मिट्टी में जो है चूल्हे के आकार, मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर वहां चूल्हे का आकार दे देते हैं, वो क्या करता है, गर्त चूल्हा कहलाता है। वैसे ही रहने के लिए गर्त आवास बनाया जाता है, यानी अंडरग्राउंड जो बनाया जाता है। और वर्तमान में मैंने कई जो है स्थानों पे देखा, खासकर मैं यूरोप की बात करूं, केरल में भी ऐसा किया जा रहा है कि गर्त में, यानी क्योंकि देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान कितना तेजी से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान इतना अधिक, क्योंकि गर्मियों में रहना मुश्किल। यूरोप की ये स्थिति है कि जहां पर कुछ समय में लोग ठंड से, वहां अब गर्मियां इतनी अधिक होने लगी है कि लोग परेशान हैं। तो ये गर्तावास जैसा निर्माण, यानी गर्त में नीचे अंडरग्राउंड घर बनाए जा रहे हैं, ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, और कई स्थानों पर रहने के लिए, तो वो होता है गर्तावास। तो ये याद रखिएगा। अब इसी में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी उन स्थानों की जहां से जो है कुछ हमें साक्ष्य, एविडेंस मिले हैं। तो जैसे प्रमुख स्थलों से प्राप्त हम एविडेंस की बात करें तो धान की भूसी का साक्ष्य हमें मिलता है गुजरात के लोथल से। धान का नहीं, चावल का नहीं, चावल कहां से हमें मिला, कोल्डिहवा से, लेकिन धान की भूसी का तो वहां यानी कि धान की खेती की जाती होगी, ऐसा हमें जो है लोथल से मिला है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है धान की भूसी का भी, तो इसका मतलब धान का भी अगर साक्ष्य पूछा जाए तो मिलेगा, चावल का भी यहाँ पर साक्ष्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं धान से ही चावल बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बाजरे, अनाज में अगर कहा जाए तो लोथल से हमें बाजरे का भी साक्ष्य मिलता है। उस समय व्यापार के लिए जो है मुहरों का जो प्रयोग होता है, तो फारस की मुहर का जो है साक्ष्य हमें मिलता है। क्या मिलता है, फारस की मुहरें, किस देश से व्यापार होता है, इन मुहरों से ही, तो फारस की मुहरें यहां से मिली हैं। 3 युगल समाधियां यहां से मिली हैं, 3 युगल समाधियां, यानी कि 2-2 समाधियों का 3 जोड़ा यहां पर मिल रहा है। तो जो इसी से तो हमें सती प्रथा का कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि यहां भी, यानी कि पति पत्नी के 3 ऐसे जो हैं हमें समाधियां, 3 जो है युगल समाधियां मिली है। तो द्विल जो समाधियों की बात की जाती है वो जो है साक्ष्य यहीं से मिला है। या फिर तांबे का कुत्ता कहा जाए, तांबा का कुत्ता, ये सभी साक्ष्य जो है हमें कहां से मिले हैं, गुजरात। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ का साक्ष्य हड़प्पा। वैसे गेहूं और जौ का साक्ष्य नहीं हमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि ओखली में जो है उसमें जो है रखी हुई गेहूं और जौ का साक्ष्य हड़प्पा। हड़प्पा से ही जो है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो है पौधा भी, जो उर्वरता की देवी थी, तो हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जो किसका प्रतीक है, उर्वरता का, और साथ ही साथ इस बात का भी वो प्रतीक होता है कि इस संसार को जननी जो है वो स्त्री ही है, ये संसार जो है स्त्रियों के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो ऐसे साक्ष्य जो हैं हमें यहाँ से मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम कहें एक कब्रिस्तान, क्योंकि हमने एक बात जो है पढ़ाना भी आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर अंत्येष्टि किया जाता था, और अंत्येष्टि 3 तरह के होते थे। एक तो दाह संस्कार जो कि खासकर हिंदुओं में चलता है वो, एक है दफना देना, और दूसरा कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता था कि उसकी हड्डियों को लेकर, जैसे कि आप देखे होंगे कि पारसी धर्म में क्या किया जाता है कि किसी के मृत्युपरांत उसके शरीर को, उनका जो मरने के बाद जो स्थान होता है दफनाने का, वहां एक ऊंचे से छड़ पे टांग दिया जाता है। वहां पर जो पक्षी होते हैं उसके मांस को खा जाते हैं। तभी तो जब गिद्धों की संख्या कम हुई तो ऐसा कहा गया कि गिद्ध जो होते हैं प्रकृति के संरक्षक होते हैं, पर्यावरण के, तो उनकी संख्या जब कम हुई तो जो है बहुत सारे ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं पर्यावरण में, तो फिर उनकी हड्डियों को दफनाया जाता है। तो वैसे ही प्रकार का हम कह सकते हैं कलश समाधान कहलाता था। तो हमें कब्रिस्तान R37 का जो साक्ष्य मिलता है हड़प्पा से, एक याद रखिएगा क्योंकि कब्रिस्तान का पूछ दिया जाए, कब्रिस्तान साक्ष्य जो मिलता है वो कौन सा,
तो R37 ये भी जो है मिलता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि अंत्येष्टि जो है हिंदुओं में जैसा है, मुसलमानों में जैसा है, और पारसियों में इस तरह की अंत्येष्टि जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वहीं गेहूं के साक्ष्य पूछे जाए, कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जिसकी बात हमने पहले भी की थी, कहां से मिलती है हमें, तो मेहरगढ़ से जो है, पाकिस्तान का जो ये प्रांत है यहां से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, ये क्या है, इस बात को दिखाता है कि कोई भी सार्वजनिक कार्य जो होते हैं एक साथ किए जाते हैं। जैसा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार में जो है छठ महापर्व होता है, यहाँ लोग जात पात से ऊपर उठ के एक साथ जो है पूजा करते हैं। तो उसी तरह सार्वजनिक कार्यों, तो कहीं ना कहीं ये समाज की समानता को भी दिखाता है, समाज की समानता को। वहीं अन्नागार की बात करें तो कृषि अधिशेष को दिखाता है। क्या दिखाता है, कृषि अधिशेष को, कि कृषि बचत भी होती थी जो अनाज होती थी। और नग्न या काष्ठ नृतंगना जो है ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिलती थी। तो कृषि अधिशेष यानी कि खाने के बाद जो अनाज बचता था उसे भंडारित करके रखा जाता था, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी महामारी या कुछ ऐसा हो तो इसी अनाज का जो है प्रयोग किया जाए। वहीं नग्न नृतंगना या जो काष्ठ नृतंगना थी, ये जो नृतंगना है एक विधि होती है जिसे कि हम द्रविमोम विधि यानी कि लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, इसके द्वारा बनाई जाती है, जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की है। वो मोम वाली जो विधि है उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, वहीं हम उन्नत जल व्यवस्था क्या कहे, यानी कि सिस्टमेटिक वाटर जो है सिस्टम की बात की जाए या फिर विशाल जलाशय की बात की जाए, तो ये साक्ष्य जो है हम कहाँ से मिलता है, गुजरात के धौलावीर से, एक विशाल जलाशय का। यानी यहाँ जो है वाटर मैनेजमेंट आपको या कंजर्वेशन देखने को मिल सकता है। विशाल जलाशय कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट या रेन हार्वेस्टिंग को भी दिखाता है। रेन हार्वेस्टिंग जो मैनेजमेंट होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसे भी दिखाता है। और धौलावीरा से ही हमें क्या जो है साइन बोर्ड का साक्ष्य मिलता है। साइन बोर्ड का मतलब जैसे कि आप सड़कों पे जब कहीं यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि दूर दूर पे जो है साइन बोर्ड लगा होता है कि ये दूरी जो है इतने दूर पे है, ये रास्ता जो इधर से मुड़ा हुआ है एरो बनाकर। तो उस टाइम कहीं ना कहीं लोग जो है यात्रा करने के लिए जो स्थल मार्गों से यात्राएं की जाती है तो साइन बोर्ड लगे हुए थे। और धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र इंडस वैली का स्थान है जो कि यूनेस्को में शामिल है, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल है। और धौलावीरा के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि यहां नगर 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है, जबकि बाकी जगह जो है हमें 2, पूर्वी और पश्चिमी, यहां पर 3, यानी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में। वहीं घरों में कुओं का अवशेष मिलता है। मोहनजोदड़ो से कुएं का अवशेष जो है पीने के स्वच्छ पानी व दैनिक प्रयोग को दिखाता है, दैनिक प्रयोग के लिए। और हम कह सकते हैं कि लोग उस समय अवेयर थे कि अपने घरों में ये सारी सुविधाएं, आपको उस समय जो घर मिलेंगे वो बहुमंजिले मिलेंगे। घरों में चारों तरफ से घर होंगे, 4-5 रूम के, आंगन होगा, आंगन में कुआं, और कुएं हमेशा बाहर की तरफ दरवाजों से खिले होते थे ताकि कोई राहगीर जाता हो तो इस कुएं का प्रयोग पीने के पानी के रूप में या किसी भी रूप में कर सके। तो कुएं का पानी दिखाता है कि वो दैनिक उपयोग के लिए अपने घर में जो है जल को रखते थे। तो यानी उस समय के लोग अवेयर थे। जैसे कि उस समय घरों में शौचालय के साक्ष्य, रसोई घर के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक वैसे ही गर्तावास और मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों, बुर्ज होम और गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो गर्तावास का कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ता जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैंने केरल में देखा यूट्यूब पे कि टूरिज्म के लिए जो है ऐसे ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जो काफी कूल, ठंडे और नेचर्स के बिल्कुल क्लोज लगते हैं। वहीं वृषभ मुद्रा यानी बैल मुद्रा की मुद्रा जो है हड़प्पा से, यानी कि मुद्रा जो है, सिक्के जो हैं उन पे जो है किसका अंकन मिलेगा, बैलों पे। जैसे कि मुहरों पे आपको हाथी, भैंसा, गेंडा, बैल, हिरण, इन सभी का मिलता था। उसी तरह वृषभ मुद्रा भी जो है हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं बात की जाए पशुपतिनाथ मूर्ति मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ के लोग ये शिव के रूप में, यानी जो लिंग की पूजा की जाती है तो वो जो है मोहनजोदड़ो में, यानी कि यहाँ लोग मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य जो है नहीं मिलता है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति का भी मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा
उधर हमने बात भी की थी हड़प्पा, जो किसके परिवृत्त है, उर्वरता, उर्वरता का प्रतीक। और संसार चलाने वाली जो है वो स्त्री है, जननी के रूप में। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति मिली थी जिसमें ऊपर का भाग नहीं था और नीचे वाला भाग पुरुष का था, तो ये हड़प्पा से। दाढ़ी वाले पुजारी बाबा जो क्या पहने थे, डिजाइनदार शॉल ओढ़े थे। ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, जो इस बात का प्रतीक है कि उस समय लोग जो है केस सजा करते थे, यानी बियर्ड वगैरह को सजाने वगैरह का जिस तरह आजकल खासकर ट्रेंड में है वैसा उस समय था। और डिजाइनदार शॉल, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा उस समय के लोग सूती व ऊनी वस्त्र से परिचित थे। इन सभी का जो है प्रयोग करते थे वो लोग। इसके अलावा कांसे की नर्तकी, वही नग्न नृत्यंगना जो है, जिसे कांसे की भी नर्तकी कहते हैं मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये कांसे से ही बनाई जाती थी। और किस विधि से, तो उसे कहा जाता था द्रविमूम विधि, यानी कि लॉस्ट वैक्स मेथड। मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण शुंग युक्त देवता कालीबंगा से, वहीं यूनिकॉर्न वाला जो कि मोहरों पर मृण यानी मिट्टी की पट्टिका उस तरह का आकार देकर जो, तो वो शुंग युक्त कालीबंगा वहां से हमने देखा। वहीं हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा के खिलौने, इसको हम कह सकते हैं मिट्टी के खिलौने जो आग में पकाए जाते थे वो टेराकोटा कहलाता था। तो टेराकोटा के खिलौने हरियाणा के बनौली से मिलता था। दोहरा समाधान की बात करें तो लोथल, दोहरा या तीन युगल, दोहरा समाधान का अर्थ ही है युगल समाधियां, तो तीन युगल समाधियां हमें कहां से मिली हैं, लोथल से, तो उसी की बात हो रही है। मनका बनाने का कारखाना या भट्टी का साक्ष्य चनहुदड़ो से, पाकिस्तान के चनहुदड़ो से। मन के गले में बड़े बड़े मोती के जो माला पहना जाता है उसे मनका शब्द प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे रत्न दूसरे देशों से आते थे, तो ये। और भट्टी यानी कि आग में, क्योंकि पकी हुई ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, तो क्या है, भट्टी का प्रयोग जो है लोग करते थे तपाने के लिए, तो ये साक्ष्य। हाथी दांत का पैमाना, पैमाना यानी मापक, लोथल से। हाथी दांत का प्रयोग कह सकते हैं कंघी बनाने में भी होता था, किसमें, कंघी बनाने के लिए भी। पैमाना यानी मापक के रूप में, स्केल के रूप में किया जाता था, इसीलिए तो कहा जाता है कि उस समय लोग विज्ञान से परिचित थे। ये माप तौल नापना, उद्योग, ये सब जो है जल संरक्षण वगैरह से थे, तो विज्ञान से परिचित थे। ग्रह नक्षत्रों से परिचित थे। घोड़े की हड्डियों का अवशेष सुरकोटदा, लेकिन याद रखिएगा घोड़े से परिचित नहीं, परिचित नहीं। और यही कहीं ना कहीं एक सवाल करता है कि कोई ना कोई बाहरी आक्रमण जरूर हुआ था जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है डिक्लाइन हुई थी, और उसी आक्रमण में कोई घोड़ा मारा गया होगा जिसकी अस्थियां जो है वहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, अलंकृत यानी डिजाइनदार ईंटें, चूड़ी का कारखाना कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा को वैसे भी काली चूड़ियों का कालीबंगा कहा जाता है। बैंगल, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जहां पर नावों को, जहाजों को ठहराया जाता है। साक्ष्य कहां से, लोथल, लोथल गुजरात में है। और आप जानते हैं कि मुख्यतः जो है जल मार्गों से, अरेबियन सी से ही किया जाता था, तो वो पूरा अरब सी से लगता है, तो यही जो है व्यापार का मुख्य जो है रास्ता था, वो था स्थल। ऊंचे चबूतरे पे अग्नि वेदिका का साक्ष्य राखी गढ़ी से, यानी अग्नि वेदिका के साक्ष्य तो कई जगह से मिले हैं, लोथल से भी मिलते हैं और कालीबंगा से भी, लेकिन ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिका, जैसे देखेंगे कि अग्नि वेदिका ऐसी चित्रों में दिखाई जाती है, ऐसे, और फिर इसमें निकलता हुआ लौ दिखाया जाता है। तो ऐसे ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिका का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है राखी गढ़ी से, यानी उस समय लोग पूजा पाठ में जो है करते थे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा बलि आहुति जैसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो वैदिक सभ्यता से जुड़े हैं। सेलखड़ी के मुहरों, मुहर बनाने के लिए जिस प्रयोग होता था वो कहलाता था सेलखड़ी। तो ये पंजाब के रोपण से अलग अलग धातुओं के भी मुहरें होती थी, सेलखड़ी, अलग अलग तरह के उस समय पत्थर वगैरह जो चलते थे उन सभी से जो है चीनी मिट्टी वगैरह से बनाए जाते थे। अब हमने कुछ साक्ष्यों की बात कर ली, वैसे बहुत सारे साक्ष्य हैं लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य थे लगभग हमने चर्चा कर ली, जिनमें से जो मेन हमें लगा उसकी हमने बात कर ली। तराजू के साक्ष्य, जैसे कि मिट्टी का तराजू माप तौल के लिए जो प्रयोग होता था मोहनजोदड़ो से मिला है। एक याद रखेगा सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, क्योंकि मान लीजिए पूछा जाए प्लेन ईंट है डिजाइनदार, तो सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य जो मिलेगा वो आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो से। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके अतिरिक्त में
साक्ष्य के अतिरिक्त आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी के तराजू, जो बटखरे होते थे, वो एक सिलखड़ी या एक और भी चकमक पत्थर होता था, उसके जो है बटखरे बनाए जाते थे, जो मापक होते हैं 1 केजी, 2 केजी, आधा केजी, पाव। अब इसी यानी इंडस वैली से ही संबंधित कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में, जिसकी चर्चा भी हमने आगे की है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922, यही मेन है। बाकी और भी कुछ है जिसके बारे में एक बार ऐसे ही आप सरसरी निगाहों से सुन लीजिए, जिनमें चनहुदड़ो, अनरेस्ट मैके द्वारा कालीबंगा के बारे में पूछ लिया जाता है तो बीके थापड़ द्वारा, कोटदीजी, फजल अहमद खां द्वारा रंगपुर और लोथल SR राव द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर की बात करें तो यगदत्त शर्मा ने की थी। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे RS विस्ट का एक नाम होता है, बनावली वगैरह में जो है उनकी खोज की गई थी। तो ये सब फैक्चुअल है, रटने वाला है, अब सब सारे याद नहीं रह सकते, तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा मेन को रट लीजिएगा। इंडस वैली सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल, हमने बात ही की, हड़प्पा जो है पहला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है, अर्थ की अगर हम बात करें तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, क्योंकि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो सबसे बड़ा नगर भी जो है और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों में ही मोहनजोदड़ो का नाम आएगा। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा, वो नगर, नगर क्या हुआ? मतलब विस्तार जो है, स्थल का मतलब विस्तार, शहर हुआ यानी सिर्फ शहर की बात की गई। तो राखीगढ़ी, हरियाणा का राखीगढ़ी जो है, जो कि किस जिले में आता है? आपको हिसार वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वहां। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाह दीनो, ये पाकिस्तान में है। कहां पर है अल्लाह दीनो? तो पाकिस्तान में है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कहा जाए तो लोथल को माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा था, और शहरी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान व्यापार ही मानी जाती है। तो व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि यहीं से जो है हमें गौदीवाड़ा, बंदरगाह वगैरह सभी साक्ष्य मिलते हैं और जल मार्गों से आसान था, तो ये पहला शहर घोषित हुआ। मिनी हड़प्पा यानी छोटे हड़प्पा के नाम से कौन सा फेमस है? लोथल। यानी हड़प्पा में जो कुछ विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं वो विशेषताएं यहाँ भी हमें जो है नजर आई होंगी। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंध स्थल तो चनहुदड़ो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है स्थल होते थे, ये दुर्गों में, फोर्ट में घिरे होते थे। और फोर्ट क्यों बनाए जाते थे? तो दुर्ग किसी चोरी डकैती इन सब या युद्धों से सुरक्षा के लिए नहीं बनाए जाते थे कि कोई युद्ध होने वाला है, बल्कि जानवरों से सुरक्षा के लिए जो है बनाए जाते थे। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित, तो आप अभी हमने बात की थी धौला, और अधिकांशतः जो थे 2 में विभाजित होते थे, पूर्वी और पश्चिमी रूप में जो है विभाजित होते थे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आज जो है 3 सेशन में जो है हमने इंडस वैली को विस्तार से समझ लिया। पहले में हमने इंडस वैली के शुरुआती बातों को समझा, दूसरे टॉपिक में हमने उसके फीचर्स और डिक्लाइन होने के कारण पे चर्चा की, और तीसरे में जितने भी उससे रिलेटेड जो हैं फैक्ट्स थे, यानी कि मेजर प्लेसेस हुए, जो एविडेंस हुए, और जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। तो अब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है चैप्टर जो है पूरी तरह समाप्त हो गया है। कल से यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम वैदिक सिविलाइजेशन पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक कर हम ऐसे ही अपनी थ्योरी की सारी क्लासेस जो हैं पूरी कर लेंगे। तो चलिए फिर आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिए और TRE 4.0 के लिए पूरी तरह लग जाइए, क्योंकि इस बार आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस है। धन्यवाद।